हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि छत्तीसगढ़ में नगर सैनिकों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके लिए लगभग 2215 पोस्ट, जो कि बहुत आयत मात्रा में पोस्ट हैं, की भर्ती की जानी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आखिर जानेंगे कि इसका प्रारंभिक तिथि कब है तथा अंतिम तिथि कब है, इसको भरने की प्रक्रिया क्या है तथा ये कितने चरणों में पूर्ण होगी तथा आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। इससे संबंधित सारे के सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी इसी प्रकार के आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर किस विभाग के अंतर्गत यह भर्ती आनी है। तो इस विभाग का नाम है छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग। तो छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग के अंतर्गत लगभग 2215 पोस्ट पर भर्ती की जानी है। अब पदों की संख्या की बात करूं तो पदों की संख्या टोटल है 2215, है ना। अब इसको दो भागों में देखा जाए तो एक है 500 पोस्ट जो कि जनरल ड्यूटी के लिए होंगे तथा एक है 1715 पोस्ट जो कि महिला या बालिका छात्राओं के आवासीय संस्थाओं के लिए होंगे। अब देखते हैं तो इस 500 पोस्ट के लिए पुरुष तथा महिला दोनों वर्ग के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं तथा महिलाओं को इसमें 30% का हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। अब देखिए, आरक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वर्टिकल आरक्षण और एक होता है हॉरिजॉन्टल। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि ये आखिर ये आरक्षण कैसा होता है। अब देखते हैं तो अब दूसरा होता है 1715 पोस्ट के लिए। इसमें केवल और केवल महिला अभ्यर्थी ही, है ना, फीमेल ओनली, ये फीमेल के लिए है, ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वर्गवार विवरण मैं नीचे जरूर दूंगा। अब देखिए तो 500 पोस्ट के लिए पुरुष तथा महिला दोनों के लिए है तथा 1715 पोस्ट जो हैं वो केवल और केवल महिलाओं के लिए है। अब यदि आप किसी भी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप एक में अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में नहीं कर सकते यदि आप महिला हैं तो, ठीक है। अगर आप इस 500 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं जो कि जनरल ड्यूटी के लिए है, उसमें अप्लाई करते हैं तो आप इसमें अप्लाई भी नहीं कर सकते, तो आपको किसी एक वर्ग में अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो बता दूं, इसमें 30% का हॉरिजॉन्टल आरक्षण है। अब बात करते हैं हम आवेदन की तिथि की। तो आवेदन प्रारंभ होने वाली है, पहन लेते हैं, 10 जुलाई 2024 से, है ना। तो 10 जुलाई 2024 से आपकी आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी तथा ये चलेगी 10 अगस्त 2024 तक, अर्थात लगभग एक महीने का टाइम आपको दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। तथा इसमें अगर आपको कोई त्रुटि हो जाती है तो त्रुटि सुधार के लिए डेट है 17 अगस्त 2024 तक, अर्थात आपको एक हफ्ते का टाइम देंगे त्रुटि सुधार के लिए भी, ठीक है। अब देखते हैं आगे, परीक्षा शुल्क की बात करते हैं। तो यदि आप यूआर अर्थात अनरिजर्व्ड, है ना, जनरल वर्ग से संबंधित है या ओबीसी वर्ग से संबंध रखते हैं तो आपके लिए ये राशि होगी 300 रुपए, ठीक है। तो आपको 300 रुपए की राशि जमा करनी होगी तथा यदि आप एसटी या एससी से संबंधित हैं तो आपको 200 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब आगे जानते हैं हम रिक्त पदों के विवरण के बारे में। तो मैंने बताया था 500 पोस्ट जो हैं वो जनरल ड्यूटी के लिए हैं, जिसमें महिला तथा पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं 500 जो पोस्ट हैं उनको वर्गवार हम जिलों वाइज विभाजित करते हैं। तो टोटल इसे 14 जिलों के लिए आया गया है ना। तो 14 जिलों में इसके लिए भर्ती होनी है। तो रायपुर देख सकते हैं आप, रायपुर में पोस्ट हैं, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली, जीपीएम, गौरेला पेंड्रा, मरवाही, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, अंबिकापुर तथा कोरिया। इस प्रकार से 14 जिलों में ही जनरल ड्यूटी के लिए पोस्ट आवंटित हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अनारक्षित वर्ग में भी टोटल, अगर अनारक्षित वर्ग की बात करूं तो पुरुष वर्ग के लिए 170 पोस्ट हैं तथा महिला वर्ग के लिए 59 पोस्ट हैं। इस प्रकार से सभी के सभी आरक्षण को यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। आप इसका पूरा का पूरा पीडीएफ देख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही ओबीसी में भी आरक्षण है, एससी एसटी, इस प्रकार से आरक्षित पदों का आप समावेश देख सकते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 500 पोस्ट को विभाजित किया गया है, ठीक है। आप इसके ऑफिशियल पीडीएफ में देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा लगभग 1715 पोस्ट, है ना, महिलाओं के लिए है, जिसके लिए इसमें भी विभाजन है। तो ये लगभग 28 जिलों में आया है ना, जो कि जिलेवार विभाजन है। और मैं आपको बता दूं
ये इसका अप्लाई केवल और केवल उस जिले से संबंधित अभ्यर्थी ही कर पाएंगे, इसीलिए इसको जिले वाइज नोटिस लाया गया है। ठीक है, जैसे आप रायपुर जिले के लिए अप्लाई करते हैं तो ये जरूरी है कि आपके पास रायपुर जिले का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्लस पॉइंट भी और माइनस पॉइंट भी हो सकता है। प्लस पॉइंट उनके लिए जो उस जिले से संबंधित है और ज्यादा पोस्ट है ना। तो देख सकते हैं आप, ये है पूरा का पूरा, रेड पेन लेता हूं, रायपुर संभाग। ठीक है, तो रायपुर संभाग के अंतर्गत रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, है ना। तो इतने जगह में सारे के सारे पोस्ट हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आते हैं, ये पूरे के पूरे हैं दुर्ग संभाग में। तो दुर्ग संभाग से संबंधित सभी जिले इसके अंतर्गत हैं, दुर्ग, राजनांदगांव, है ना। और बैकलॉग पद को भी सम्मिलित किया गया इसमें। फिर बालोद, बेमेतरा और कबीरधाम, है ना। अब आगे देखते हैं, फिर आते हैं हम बिलासपुर संभाग में, है ना। बिलासपुर संभाग के अंतर्गत बिलासपुर जिले में मुंगेली, जीपीएम, जांजगीर, कोरबा, बैकलॉग पद, है ना, और रायगढ़, ये सारे के सारे बिलासपुर संभाग से संबंधित हैं। इतने जिलों में भर्ती आनी है। अब इधर देखते हैं तो हम इसे सारे के सारे बस्तर संभाग हैं, है ना। तो बस्तर संभाग के अंतर्गत जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा और कोंडागांव, इस प्रकार से इन सभी जिलों में भर्ती होनी है। और मैंने पहले ही बता दिया कि ये सभी भर्ती जिलेवार है और जिले से संबंधित व्यक्ति ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए ही है, तो छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए सबसे प्लस पॉइंट है। फिर देखते हैं, ये पूरे के पूरे सरगुजा संभाग से हैं, है ना, सरगुजा संभाग से। तो सरगुजा संभाग के सभी जिले, अंबिकापुर है, बैकुंठपुर, जसपुर तथा बलरामपुर, इन सभी में भर्ती आनी है। आप इसका ऑफिशियल पीडीएफ देख सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल श्री विजन में ये सभी को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। अब आते हैं हम पात्रता और शर्तों में। तो पात्रता इसमें रखी गई है कि आपको स्थायी जिले का मूल निवासी होना चाहिए, है ना। तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये भर्ती जिले वाइज आई है, तो आपके पास उस जिले से संबंधित उस जिले का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, ये प्रमाण पत्र आपको वहां पर जमा करना होगा, तथा आपके पास जीवंत रोजगार पंजीयन भी होना चाहिए और आपका आचरण पूर्व में नैतिक होना चाहिए, अर्थात आपको किसी भी सजा के पात्र नहीं पाया होना चाहिए। ठीक है, अब बात करता हूं मैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा की सीमा रखी गई है, न्यूनतम है 19 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष। आप किसी भी वर्ग से हो, चाहे आप यूआर हो, एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो, इस सभी के सभी 19 से 40 वर्ष के लिए है। अब देखते हैं, इसमें बेस्ट पॉइंट यह है कि इसमें एक और आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो इसके लिए यदि कोई व्यक्ति नक्सली आत्मसमर्पित है, अर्थात पहले वो नक्सली था अभी आत्मसमर्पण कर दिया है, या कोई नक्सली पीड़ित है ना, तो वे व्यक्ति या उनसे उसके सभी परिवार को, है ना, अगर वे अप्लाई करते हैं तो उन्हें अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके लिए 5 वर्ष छूट दिया गया। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं, अब आगे हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो यदि आप जनरल हो, ओबीसी हो या एससी अर्थात अनुसूचित जाति से संबंधित रखते हो, तो आपको 10th पास होना अनिवार्य है ना। तो आपको 10वीं की मार्कशीट यहाँ पर जमा करनी होगी, तथा एसटी के लिए इसमें आरक्षण रखा गया है, आपको एसटी के लिए मांगा गया है 8वीं पास। ठीक है, और इसमें भी उसी प्रकार से आरक्षण रखा गया है जैसा कि अभी में है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, है ना, यदि आत्मसमर्पित कोई व्यक्ति है या नक्सल पीड़ित व्यक्तियों या उनके परिवारों के सदस्यों को, है ना, यदि आप ओबीसी या एससी या यूआर से संबंधित है, तो इसमें आपको कितना दिया जाएगा, 8वीं पास मांगा गया है। ठीक है, तथा यदि वे व्यक्ति एसटी जनजाति से हैं तो उसमें 5वीं मांगा गया है। ठीक है, इस प्रकार से शैक्षणिक अर्हता में भी विशेष प्रकार की छूट का प्रावधान है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस स्टेप की बात करता हूं कि आखिर ये एग्जाम कितने चरणों में पूर्ण होने वाला है। तो इसे मोस्टली हम 4 चरणों में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले आपका होगा शारीरिक मापजोख, है ना, जिसमें आपका हाइट, चेस्ट ये सभी मापा जाएगा, जिसके बारे में हम आगे विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद दूसरा होता है शारीरिक दक्षता परीक्षा, है ना, जिसमें आपकी फिजिकल एफिशिएंसी चेक करी जाएगी। उसके बाद होता है लिखित परीक्षा, तथा अंतिम में बनेगी आपकी चयन सूची। तो आइए देखते हैं इसका पॉइंट विश्लेषण। हाँ तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम पहला पॉइंट
शारीरिक योग्यता अर्थात शारीरिक मेजरमेंट आपका मापन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत सबसे पहले मैं बात करता हूं ऊंचाई की, हाइट। तो यदि आप यूआर कैटेगरी से, एससी या ओबीसी वर्ग से हैं, है ना, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा देखिए, यदि आप जो है एसटी या फीमेल वर्ग से हैं, ठीक है, तो आपकी हाइट होगी 158 सेंटीमीटर, है ना। तो यूआर, ओबीसी तथा एससी के लिए हाइट रखी गई है 168 सेंटीमीटर अर्थात 168 सेंटीमीटर, तथा एसटी या महिलाओं के लिए यही रखा गया है 158 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें भी एक और आरक्षण का प्रावधान है। कोई भी राजस्व जिला जैसे दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, उत्तर बस्तर, कांकेर, कोरिया, सरगुजा तथा जसपुर, है ना, इस जिले से संबंधित एसटी जनजाति महिला, एसटी वाले लोगों को, तो एसटी चाहे पुरुष हो या महिलाओं वर्ग को कितना 153 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है। ये आप देख सकते हैं 153 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको एक बार और मैं बता देता हूं, आप क्लियर हो जाएंगे। तो यदि आप यूआर, ओबीसी या एससी वर्ग से हैं तो आपकी न्यूनतम हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, तथा यदि आप एसटी या महिला वर्ग से हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 158 सेंटीमीटर, तथा यदि आप राजस्व जिला जैसे दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, कांकेर, कोरिया, सरगुजा, जसपुर जिले से हैं, तथा इसमें आपको यदि आप एसटी और महिला हैं तो इसमें आपकी हाइट होनी चाहिए 153 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हाइट में भी छूट प्रदान की गई है। अब बात करते हैं चेस्ट की, चेस्ट मेजरमेंट। इसमें महिलाओं के लिए कोई भी मेजरमेंट नहीं है, ये केवल पुरुषों के लिए है। तो यदि आप देखिए, आपका न्यूनतम चेस्ट होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर। तो जब आप पंप करते हैं, ऐसे पंप करते हैं, तो आपका सीने का विस्तार होना चाहिए लगभग 5 सेंटीमीटर का। तो 81 से 86 सेंटीमीटर का आपका माप होना चाहिए। यही अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए न्यूनतम रखा गया है 76 तथा अधिकतम रखा गया है 81, ठीक है। मतलब 76 आपका न्यूनतम सीना होना चाहिए और प्रसार करने के बाद वो हो जाना चाहिए 81 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें आपको नॉक नी टेस्ट भी होगा। तो नॉक नी में क्या होता है, आपके दोनों घुटने नहीं जुड़ने चाहिए, नॉक नी टेस्ट किया जाएगा। फिर फ्लैट फुट भी चेक किया जाएगा। वह शारीरिक रूप से अगर यदि आप अपंग है, अब एक और पॉइंट है कि इसमें आपको नेत्र दृष्टि की भी जरूरत होगी, अर्थात आपको आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। तो आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख की 6/9 तथा दूसरी आंख की 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। यह भी नेत्र के लिए विशेष। अब हम बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा की। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा पुरुष और महिला वर्ग के लिए अलग अलग है। तो पुरुष वर्गों में 4 इवेंट होने हैं, ठीक है। तो पुरुष वर्ग में 4 इवेंट होने हैं। एक है 100 मीटर, दूसरा है 800 मीटर दौड़, तीसरा है हाई जंप तथा चौथा है लॉन्ग जंप। इस प्रकार से प्रत्येक इवेंट 25-25 नंबर के हैं तथा कुल हो जाएंगे 100 नंबर के, अर्थात 100 नंबरों की शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है। इसी प्रकार से महिला वर्ग के लिए यही है 800 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप और हाई जंप। तो इसमें केवल 3 इवेंट है, जिसमें से 800 मीटर दौड़ 50 नंबर का रख दिया गया है तथा लॉन्ग जंप और हाई जंप 25-25 नंबर के हैं। इस प्रकार से ये भी 100 नंबर के होंगे। अब यदि आप, इसमें भी आरक्षण का प्रावधान है, यदि आप ओबीसी, एससी या एसटी वर्ग से हैं तो आपको न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है तथा यूआर के कैटेगरी को 50% अंक लाना अनिवार्य है। तो ये परीक्षा भी क्वालिफाइंग है, हालांकि इसका नंबर जुड़ेगा, लेकिन आपको न्यूनतम अंक जरूर लाने ही होंगे। यदि आप न्यूनतम अंक नहीं लाते हैं तो आप आगे के स्टेज में नहीं जा पाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब थर्ड स्टेप है लिखित परीक्षा की। तो दोस्तों, लिखित परीक्षा 100 अंकों की होनी है, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब इस 2 घंटे के परीक्षा में, अब ये जो 100 क्वेश्चन है ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपको सामान्य ज्ञान, मैथ्स, रीजनिंग, है ना, इत्यादि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर आप लिखित परीक्षा, देखिए
लिखित परीक्षा में भी सेम क्राइटेरिया है। यदि आप ओबीसी, एससी या एसटी वर्ग से हैं तो आपको न्यूनतम 40% अंक लाना ही लाना है, तथा यूआर के लिए यही है 50% का न्यूनतम अंक, है ना। मतलब 100 में से 40 अंक आपको लाना ही, अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी वर्ग से हैं, और यूआर के लिए 50 अंक लाना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, अगर आप इससे कम अंक लाते हैं तो आप आगे के स्टेप में नहीं जा पाएंगे। अब देखते हैं हम इसमें, और आगे हम बात करते हैं बोनस अंकों का, है ना। इसमें बोनस अंकों का भी प्रावधान है। तो यदि आपके पास विशेष प्रमाण पत्र है तो आपको 20 अंक के मैक्सिमम बोनस अंक मिल सकते हैं। अब इसके सारे के सारे क्राइटेरिया को मैं डिफाइन कर देता हूं। तो जिसने विद्यालय महाविद्यालय का कम से कम संभाग स्तरीय, है ना, विश्वविद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में सदस्य के रूप में पिछले 3 वर्षों में कभी भी प्रतिनिधित्व करते हुए टीम तथा व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई भी पदक प्राप्त किया हो तो उसे 5 अंक बोनस अंक मिलेंगे। ठीक है। यदि नाविक, तैराक एवं गोताखोर चयन समिति द्वारा कौशल परीक्षा उपरांत संतुष्ट होने पर भी क्या दिए जाएंगे, बोनस अंक दिए जाएंगे। 10 अंकों का प्रावधान है इसमें। यदि आपके पास एनसीसी सी प्रमाण पत्र है तो इसमें आपको 5 अंक मिल जाएंगे। तो इसमें भी आपको 5 अंक आवंटित किए जाएंगे। नाई, धोबी, कुक, मोची, दर्जी, राजमिस्त्री, प्लम्बर और माली, इनमें से किसी एक ट्रेड के लिए चयन समिति द्वारा कौशल परीक्षा उपरांत संतुष्ट होने पर बोनस अंक दिए जाएंगे। इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, बढ़ई का इनमें से किसी एक ट्रेड के लिए अधिकृत संख्या का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने एवं चयन समिति द्वारा कौशल परीक्षा उपरांत संतुष्ट होने पर आपको इसमें भी 5 अंक बोनस अंक दिए जाएंगे। उम्मीदवार जो मान्यता प्राप्त संस्थान से हिंदी टाइपिंग, देखिए हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति का प्रमाण पत्र दिखाता हो तो उसे भी 5 अंक देने हैं। अब देखिए इतने सारे अंक हो गए तो 5, 10, 5, 5, है ना, तो आपका 25-30 नंबर आपको बोनस ऐसे ही मिल जाएगा। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अधिकतम आपको केवल और केवल 20 अंक अधिकतम रूप से बोनस अंक मिल सकते हैं, और न्यूनतम की तो बात ही नहीं है। ठीक है, तो आपको 20 से ज्यादा बोनस अंक नहीं मिल सकता। अब आगे देखते हैं। अब आपकी अंतिम चयन सूची तैयारी होनी है। तो अंतिम चयन सूची एक होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर, दक्षता परीक्षा। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपने जितने भी अंक अर्जित किए हैं उसका, फिर होगा दूसरा लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा में आपने जितने भी अंक अर्जित किए हैं, ये हो गया 100 नंबर का, ये हो गया 100 नंबर का, और फिर तीसरा है बोनस अंक, ये जो है 20 अंक का। तो 220 अंकों के आधार पर आपका क्या बनना है, मेरिट सूची तैयार होगी। ठीक है, तो आपका इस प्रकार से, और मैंने पहले ही बता दिया कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी आपको क्वालिफाई करना जरूरी है तथा लिखित परीक्षा में भी आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। इस प्रकार से अंतिम रूप से आपकी चयन सूची तैयार होगी। अब देखते हैं, हम बात करते हैं आवश्यक दस्तावेजों की जो आपके पास होने ही चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। तो देखिए, आपके पास शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, तो जैसे कि 10th और 8th आपके पास होने ही चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र होने चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जीवंत रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, तथा आपके पास लगभग 2 पासपोर्ट साइज की फोटो होनी ही चाहिए। इस प्रकार से सारे के सारे आवश्यक दस्तावेज भी कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने कोशिश की कि नगर सैनिक से संबंधित जितनी भी जानकारी आपको मैं डिटेल से प्रोवाइड कर सकूं, वो दोनों की मैंने कोशिश की है। इससे संबंधित विभिन्न डिटेल्स अगर कुछ भी हमें मिलते हैं तो मैं आपको इसी चैनल पे अपडेट कर दूंगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी जितने भी अपडेट्स इसमें आने वाले हैं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर नहीं लगी तो कमेंट कीजिए, अच्छी लगी भी तो कमेंट कीजिए, नहीं लगी तो हम इंप्रूव करेंगे, और अच्छी लगी तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।